वेलकम फ्रेंड, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग समाधान सीरीज में करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज को देखेंगे। तो एमसीक्यू सीरीज में एक्चुअली है क्या, हम लोग दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस अभी फिलहाल नहीं करा रहे, इसलिए दैनिक इस एमसीक्यू सीरीज को स्टार्ट किया गया है। और भी फैकल्टी जल्द से जल्द जुड़ने वाले हैं तो वो एमसीक्यू सीरीज रेगुलर रखेंगे, फिर मैं दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस को कराऊंगा। तो कल मीटिंग हुई थी हम सभी लोगों का, तो आप लोगों को जो भी कंसर्न था बताया गया था। तो आज की एमसीक्यू सीरीज 24 तारीख है, 24 दिसंबर है। तो आप एमसीक्यू सीरीज में देख सकते हैं पीआईबी का सोर्स लिया गया है, ऑथेंटिक पेपर सोर्स लिया गया है, साथ ही साथ वेबसाइट यूज किया गया है, ऑथेंटिक वेबसाइट। और भी बहुत से न्यूज़पेपर कलेक्ट किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इन सभी चीजों को लेकर कवर किया जाता है एमसीक्यू सीरीज को। डेली एमसीक्यू सीरीज 10 क्वेश्चन होते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। तो अगर हमें यूपीआई इसको सर्च करते हैं, हमारे पास आते हैं, तो प्लान क्या हम लोगों का है, तो पीटी इनसाइट नाम से एक प्रीलिम्स के लिए एक पीटी फैक्ट दिया जाता है। साथ ही साथ दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस, अब द हिंदू पेपर भी आएगा, डेली करंट अफेयर सीरीज, एमसीक्यू सीरीज। साथ ही साथ यूपीएससी 2023-24 के लिए फाउंडेशन बैच, यूपीपीसीएस के लिए 24-25 के लिए फाउंडेशन बैच मेंटरशिप प्रोग्राम, और 70 बीपीएससी और 71st बीपीएससी के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ साथ फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट है। और मेन सेंसर राइटिंग प्रोग्राम भी आप कर सकते हैं। 365 दिन हमारा मेन सेंसर राइटिंग प्रोग्राम चलता है, तो आप उसे भाग ले सकते हैं। और भी अपडेट जो प्रोग्राम है आप उसको देख सकते हैं। हमारा ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से, एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट यूज कर सकते हैं www.uptis.in, और इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन बॉक्स में दिए रहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यूपीआई को सपोर्ट कीजिएगा। बार कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या फिर टाइप कीजिएगा यूपीआई टेलीग्राम चैनल पर, हमें वहां पाइएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न आ गया है। तो प्रयास कर रहा है, प्रश्न देखते ही आप लोग उत्तर उसका देने का प्रयास कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ताकि चीजें और भी इंटरेक्टिव की जा सके और भी बेहतर रूप से किया जा सके। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को 2024-25 द्विवार्षिक के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए पुनः चुना गया है? तो इससे पहले भी इसकी चुनाव हो चुका है, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। भारत है, नेपाल है, मलेशिया है, जापान है। तो सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन, आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जैसे ही प्रश्न आए, उसका अगर आप लोगों को जानकारी है, इसके बारे में नॉलेज है, तो उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए भारत होगा। ध्यान रखिएगा, भारत होगा। तो सॉल्यूशन के तौर पर आप लोगों को कुछ चीजें इतनी दी जाती है जिसके आधार पर आपका अधिक से अधिक प्रश्न सॉल्व हो सके। क्लियर है? तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जो आईएमओ कहा जाता है के परिषद के लिए फिर से चुना गया है। यह पुनः निर्वाचन और वर्ष 2024-25 के लिए किया गया। ध्यान रखिएगा, भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार का सबसे अधिक रुचि वाले 10 राज्यों की श्रेणी में रखता है। तो ध्यान रखिएगा, यह सूची में अंडर 10 भारत आता है। अब जो आईएमओ है, संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूनाइटेड नेशन की एक विशेष एजेंसी है। ध्यान रखिए, किसकी एजेंसी है? यूनाइटेड नेशन की एक विशेष एजेंसी है, जो शिपिंग के विनियमित करती है, अर्थात समुद्री आवागमन को उसका निगरानी करती है, प्रबंधन करती है, नियम कानून बनाती है। अब आईएमओ की स्थापना है वर्ष 1948 में जनेवा में संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन के बाद हुआ था। वर्ष 1958 में अस्तित्व में आया। ध्यान रखिए, 48 में हुआ, तो पर कार्य यह कर रहा 1958 से। ध्यान रखिएगा, आईएमओ 175 देशों सदस्य देशों के 3 सहयोगी सदस्य देशों, इसका मुख्यालय लंदन में है, यूनाइटेड किंगडम में। ध्यान रखिएगा, भारत 1959 में आईएमओ का सदस्य बना था, ताकि समुद्री नियम कानून जो है उसके अनुसार कार्य किया जा सके। और एक पैकेज है, इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा आप लोग। मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है। होलिस्टिक टेस्ट सीरीज आप लोग के 70 के लिए लाया गया है, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी सेक्शनल प्रीवियस ईयर फुल टेस्ट शामिल करेंगे। यह बाइलिंगुअल होगा, 37 वीक का प्रोग्राम होगा। स्कॉलरशिप प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें टॉप 30 तक के स्टूडेंट को, पहले टॉप 10 को स्टूडेंट को फ्री एडमिशन होगा, और 20 से लेकर 30 तक के लिए स्टूडेंट को 50 और 25% डिस्काउंट होगा। यह 100 स्टूडेंटों के अनुपात का है। जैसे ही अनुपात, एडमिशन की संख्या बढ़ेगी, आपको अनुपात बढ़ा दिया जाएगा, उसकी संख्या 10 गुना होती जाएगी। तो ध्यान रखिएगा। चलिए, 70 वीक के प्रोग्राम हम लोग टोटल 50 टेस्ट मॉड्यूल किए हुए हैं। अप्रोक्स 5000 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो यूपीएससी, यूपीपीसीएस और वर्तमान बीपीएससी का जो मॉडल है उसके पॉइंट पैटर्न पर होगा।
ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी के 17 टेस्ट, सेक्शनल के 12 टेस्ट, प्रीवियस ईयर के 2 टेस्ट, फुल टेस्ट 15 और करंट अफेयर्स के 6 टेस्ट होंगे। यह जो टेस्ट होगा फुल टेस्ट में जो करंट अफेयर 30 क्वेश्चन होता है उसके अतिरिक्त हो कराया जाएगा। तो अप्रोक्स मान लीजिए 300 क्वेश्चन प्लस 225 525 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के होंगे। मिसलिनियस आपको 125 क्वेश्चन होंगे। कोई भी क्यूरी हो तो दिए गए नंबर से कॉन्टेक्ट कीजिए, बात कीजिए ताकि हम चीजों को समझ। और इसका मात्र फी रखा गया 1399 रुपये, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। तो इसे हम रेगुलर बेस पर करेंगे। इसके प्रोग्राम आपको लिंक आपको मैं शेयर कर दूंगा, इससे संबंधित लिंक को, ताकि आप चीजों को समझ सकें। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न आ गया है, उसे देखिएगा आप लोग, उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा क्या उत्तर हो सकता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे केरल के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के 35वें जिमी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो पहला है अंजू जॉर्ज, आर के श्रीजेश, एम शंकर, उपयुक्त में से कौन है? इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर बताने का प्रयास कीजिएगा आप कमेंट सेक्शन में, और कमेंट सेक्शन में जरूर उत्तर दीजिएगा, बिना हेजिटेशन का दीजिए। लगातार प्रयास कीजिए, अगर प्रश्न आ रहा हो उसके बारे में जानकारी हो ना, फिर भी आप दीजिए ताकि एक्टिव रह सके। एक्टिव होने के लिए इम्पोर्टेंट है, पहले सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट होना है एक्टिव, अटेंडेंस लगाना कि मैं क्लास देख रहा हूँ, और अंत तक बने रहिएगा। चलिए, एम श्री शंकर हैं, उनको यह पुरस्कार 2023 का पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखिएगा, एथलेटिक्स जो है उत्कृष्टता के लिए ओलंपियन जो है एम श्री शंकर को केरल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में उभरते हुए प्रतिष्ठित 35वें जिमी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो विश्व के लंबी कूद सूची में चौथे स्थान पर है, ध्यान रखिएगा वर्तमान में एम शंकर। और एथलीट में यह शानदार रहा उनका। 1 लाख का पुरस्कार इसमें रहता है, एक पट्टिका दिया जाता है। कुल मिलाकर यहाँ से पीटी फैक्ट यह निकाला जा सकता है, यह वर्तमान में 4th लेंथ आते हैं लंबी कूद में, ध्यान रखिएगा लंबी कूद में। और यह पुरस्कार इनको 35वें जिमी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार दिया गया है। यह केरल पुरस्कार होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर तैयार करने के लिए योजना के तहत कितने वित्तीय सहायता प्रदान की गई? हाल ही में डीपीआर परियोजना लाई गई है, जिसमें उसको कवर करने के लिए कितने मेगावाट प्रति लाख रुपया दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। 15 लाख प्रति सोलर पार्क के रूप में, 35 लाख प्रति मेगावाट के रूप में, 35 लाख प्रति सोलर पार्क के रूप में, 40 लाख प्रति सोलर पार्क के रूप में। तो या किस प्रकार से दिए गए हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन बी होगा, 25 लाख पर मेगावाट से होगा, ध्यान रखिएगा। तो इसको लेकर आप चीजों को कवर करने का प्रयास कीजिएगा। तो जैसे केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, तो सबसे पहले आप इस मंत्री का नाम बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कौन मंत्री वर्तमान में है, राज्य मंत्री कौन है, दोनों बताइएगा, केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री। चलिए, कैबिनेट मंत्री जिसे हम कहते हैं। डीपीआर तैयार करने के लिए प्रति सोलर पार्क 25 लाख रुपए तक के केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान किया जा रहा है। अब केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत मंत्रालय के तहत मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि क्षेत्र को डिजिटलीकरण करना, किसानों के जल और ऊर्जा सुरक्षण मुहैया कराना, किसानों के आय बढ़ाना, पर्यावरण प्रदूषण कराना। हाल ही में प्रधानमंत्री किसान आपको ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम चलाया गया था, याद है? उसके उसी को लेकर यह डीपीआर योजना लाया जाता है हर साल। हर इस योजना के तहत 3 घटक है, ध्यान रखें, जिसमें 3442 करोड़ रुपया, 422 करोड़ रुपया आपको ध्यान रखें कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ मार्च 2026 तक 34.48 गीगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम कुसुम के तहत यह लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसका लक्ष्य कितना है 2026 तक? 34.8 गीगावाट सौर ऊर्जा। तो ये सब प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। चौथा नंबर प्रश्न हम देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर उत्तर दीजिएगा। भारत ने 2024 में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है? ऑप्शन है अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस। यहाँ 2 प्रश्न इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, पूर्व में किन्हें आमंत्रित किया गया था जिन्होंने इनकार कर दिया? हाल ही में किस राष्ट्र देश के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने भारत आने से मना कर दिया? तो याद रखिएगा, इसके 2 प्रकार के आंसर क्वेश्चन बन सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर फ्रांस होगा, ध्यान रखें। फ्रांस के जो राष्ट्रपति है मैक्रोन, वो भारत आएंगे 26 जनवरी को। या उससे पहले अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जो बाइडेन, वो आना चाहते थे, पर किसी कारणवश वो भारत आने की जो इच्छा थी वो रद्द कर दी।
अपने यात्रा को। तो इसके आलोचना पर फ्रांस के राष्ट्रपति को बुलाया गया। ध्यान रखिएगा, भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को 75 जो 75 गणतंत्र दिवस है जो 26 जनवरी को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और हम संविधान सम्मत होकर कार्य करने के लिए उत्प्रेरक हुए। उसके बाद हम लोग जवाबदेही लेते हैं, हमारा संविधान अनुरूप सभी कार्य किया जाता है। मुख्य अतिथि होते हैं प्रत्येक साल। आपको 26 जनवरी को एक राष्ट्राध्यक्ष या कोई जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, प्रमुख देशों के, जिनके साथ हमारा बायलैटरल संबंध बेहतर होता है, उनको हम बुलाते हैं। ध्यान रखिएगा, मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। प्रोटोकॉल के संदर्भ में किसी भी देश के द्वारा दिया जाना सर्वोच्च सम्मान होता है यह। अब मुख्य अतिथि कई औपचारिक गतिविधियों से सबसे आगे और केंद्र में होता है। मुख्य कारण होता है राष्ट्रपति भवन औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर भी इनको दिया जाता है। तो ये सब घटनाक्रम है, इसे याद रखिएगा। चलिए 5वां नंबर हम प्रश्न देखते हैं। अटलांटिक अटलांटिका का सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट विल्सन को केरल के किस व्यक्ति के द्वारा सफलतापूर्वक चढ़ाई हाल ही में की गई है? ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन है आर के श्रीजेश, शेख हसन खान, रहमान खान, सुविता पुनिया। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, शेख हसन खान के द्वारा यह उपलब्धि हासिल की गई है। तो सही उत्तर हम देखते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या दिया गया है। तो देखिएगा यहाँ पर केरल के जो शेख हसन खान है अटलांटिका की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट विल्सन है के पर चढ़ाई की। अब मुझे बताइएगा विश्व की सबसे बड़ी चोटी कौन है? टॉप 3 जो चोटियां हैं उनका नाम जरूर बताइएगा, ये सब प्रश्न पूछा जाता है। फिर सबसे ऊंची ज्वालामुखी कौन है? यह भी प्रश्न पूछा जाता है। ज्वालामुखी, सबसे ऊंची ज्वालामुखी कौन है? सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। माउंट विल्सन जो है ऊंचाई समुद्री तल से लगभग 4892 मीटर अर्थात 16,050 फीट ऊंचा है। ध्यान रखिएगा, इस इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। माउंट विल्सन जो है आपको मैसिफिन का हिस्सा है जो एथेंस पर्वत के सेंट्रल रेंज में आता है। तो किस पर्वत में आता है? एल्सवर्थ पर्वत के रेंज में आता है, जो इसे ध्यान रखना है आप लोगों को। ऑप्शन क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में किस उपेक्षित रोग को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उष्णकटिबंधीय रोगों की आधिकारिक सूची में शामिल किया है? तो ऑप्शन है चिकन पॉक्स को, नोमो को, डायबिटीज को, हेजा को। तो चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है, तो इसको लेकर आप बता सकते हैं। ऑप्शन बी होगा नोमो को। नोमो को यह कहा गया है कि यह उष्णकटिबंधीय रोग है। तो ध्यान रखिएगा, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग जो है परजीवी और जीवाणु रोगों के एक समूह है जो बड़ी बीमारी का कारण बनता है। और यह एक जो एनडीटी अपने विकृत, दुर्बल करने वाले और कभी कभी घातक प्रभाव के कारण जबरदस्त पीड़ा का स्रोत बनता है, जिन्हें उपेक्षित कहा जाता है, जिसे हम निग्लेक्टेड कहते हैं। और उपेक्षित जो उष्णकटिबंधीय रोग है जिसे परजीवी और जीवाणु रोगों का समूह जो बड़ी बीमारी का कारण बनता है। 149 देशों में यह क्षेत्र कम से कम उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी में प्रभावित किया है। तो यह चर्चा का विषय था। तो आप WHO से संदर्भ प्रश्न पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, WHO का स्थापना कब हुआ है यह बताने का प्रयास कीजिए। वर्तमान निदेशक कौन है? और भारतीय उपमहाद्वीप, सॉरी भारतीय नहीं, जो पूर्वी इसका सेंटर है जिसमें हम लोग दक्षिण पूर्व एशिया का नाम लेते हैं, उसके निदेशक कौन है यह भी आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, सर्च कीजिए। मैंने कल आप लोगों का जब सेशन लिया था तो मैंने आप लोगों को बताया भी था, जब मीटिंग था गूगल मीट उस समय बताया भी था। आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए, जितना आंसर एक्टिव रूप से दीजिएगा आपका उत्तर उतना बेहतर होगा। अब चलिए हम बात करते हैं राष्ट्रीय किसान दिवस निम्न से किस दिन मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर। तो जल्दी फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका उत्तर क्या हो सकता है। सही उत्तर आपको 23 दिसंबर है, कल मनाया गया आपको राष्ट्रीय किसान दिवस। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है ये भी मुझे बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। तो ध्यान रखिएगा, प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को भारत राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। यह दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की स्मृति में मनाया जाता है। तो यह इस दिवस में चौधरी चरण सिंह की जयंती के रूप में मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह जो थे भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। वे 28 जुलाई 1979 से 19
14 जनवरी 1980 के बीच देश के प्रधानमंत्री रहे थे। उनका जन्म 23 दिसंबर 1902 में ब्रिटिश भारत के संयुक्त प्रांत नूरपुर, ध्यान रखिएगा, अब उत्तर प्रदेश में हुआ है। यथार्थ नूरपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान किनका नारा था? फिर जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, यह किनका नारा था? तो यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, एमसीक्यू सीरीज में लगातार पूछे जाते हैं, तो कमेंट सेक्शन में उत्तर जरूर बताइएगा। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं, 8वां नंबर प्रश्न, निम्न में से किस संस्था ने पाठ मित्रों ऐप लॉन्च किया? ध्यान रखिएगा, पाठ मित्रों। तो पाठ मित्रों ऐप कौन सा लॉन्च किया, किस संस्था ने? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सीआईएसएफ के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, पत्र सूचना कार्यालय के द्वारा, भारत जूट निगम के द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय जूट निगम के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत जूट निगम ने पाठ मित्रों ऐप लॉन्च किया, जिससे जूट किसानों के समर्थन देने के लिए दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, उठाया जा रहा है। कपड़ा मंत्रालय के सचिव जो थे रचना शाह, याद रखिएगा, रचना शाह ने इस ऐप का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य किसानों को स्टम जूट की खेती की बढ़ी हुई आय के आवश्यक ज्ञान प्रदान करता है, अर्थात अपडेट देना है कि क्या जूट में प्रगति हो रही है, उसके मूल्य क्या हो रहे हैं, उसके और भी चीजें तथ्य जो संबंधित होंगे उसकी जानकारी दी जाएगी। तो पाठ मित्रों, पाठ जूट को भी बोला जाता है, इसलिए इसे थोड़ा सा आप लोग कवर कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? 9वां नंबर प्रश्न है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने के लिए वार्षिक समीक्षा 2023 जारी की है। आप पीआईबी कल का ओपन कीजिएगा, पीआईबी जहां पर दो वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट आई है, एक तो नागरिक उड्डयन का और एक आपको आर्थिकी का आया होगा। आर्थिक मंत्रालय जो है उसके संदर्भ में आपको वहां पर जाके देखिएगा, दोनों का वार्षिक दोनों का वर्षांत जो वर्ष का साल भर का रिपोर्ट होता है बजट में आएगा, तो उससे पहले एंड ऑफ ईयर आपको क्या किया जाता है, रिपोर्ट आता है। तो उस समीक्षा रिपोर्ट को जरूर आप लोग देख लीजिएगा, ताकि आप समझ सके अगले बजट जो होगा और आर्थिक सर्वेक्षण में कौन कौन सी बातें होंगी। तो अब तक देश में उसके अनुसार कौन सा कथन सही है, पूछ रहा है। यह ऑप्शन है कि जो रिपोर्ट आया है आपको जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय का वार्षिक रिपोर्ट, उसके अनुसार क्या कौन सा कथन सही है? तो उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, अब तक देश भर में 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। अर्थात कहने का मतलब 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दी गई है। 13 हवाई अड्डों की डिजी यात्रा शुरू की गई है। क्या यह कथन सही है? वर्तमान में देश भर में 66 हवाई अड्डे 100% हरित ऊर्जा के साथ कार्य कर रहे हैं, अर्थात ग्रीन एनर्जी के साथ कार्य कर रहे हैं। क्या ये तीनों कथन सही है इस रिपोर्ट के अनुसार? तो इसे बताने का प्रयास कीजिए। तो ऑप्शन है केवल एक दो तीन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी, तीनों उत्तर सही है। यह तीनों बातें आपको नागरिक उड्डयन मंत्रालय के जो वार्षिक रिपोर्ट समीक्षा रिपोर्ट है उसमें यह बातें की गई है। ध्यान रखिएगा, भारत सरकार अब तक 21 ग्रीनफील्ड आपको हवाई अड्डों की स्थापना की गई है। ग्रीनफील्ड कहने का मतलब पूर्णतः नया होता है। ग्रीनफील्ड का मतलब पूर्णतः नया नया टेंडर होता है, नया टेंडर के साथ नई योजना होती है, नई नई योजना होगी यह। और ब्राउन फील्ड जब कहा जाएगा, या ब्राउन हम इसको कहते हैं ब्राउन फील्ड, तो इसका मतलब है कि पूर्व से कोई एक योजना है, उसको आगे अपडेट किया गया है। अर्थात मान लीजिए पटना स्टेशन है, दिल्ली स्टेशन का अपडेट करना है, अपग्रेड, तो यह ब्राउन फील्ड परियोजना कहलाएगा। पर हम ऐसे ही नया, जैसे मान लीजिए नया कोई स्टेशन बना रहे हैं, नया कोई एयरपोर्ट बना रहे हैं, या नया कोई परियोजना ला रहे हैं, तो वो ग्रीन फील्ड कहलाएगी। ध्यान रखिएगा, जिसमें गोवा के मोपा, महाराष्ट्र में नवी मुंबई, शिरडी, सिंधुदुर्ग, कर्नाटक में कालाबुरागी, विजयपुरा, हासन, शिवमेगा मोगा, और मध्य प्रदेश में डाबरा, ग्वालियर, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर, नोएडा में जेवर, गुजरात में धोलेरा, राजकोट, पुडुचेरी में कलाईकर, आंध्र प्रदेश में दगदरी, भोगापुरम, ओरावली, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, सिक्किम, केरल में कन्नूर, अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर शामिल है इन 21 ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में। ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को। इसके साथ दो ऑप्शन जो थे वो दोनों सही है। आपको क्या करना, आज पीआईबी का स्रोत कल का जो अपडेट है उसे जाके देख लेना है, इसे वहां से रिव्यू ले लेना है आप लोगों को, ठीक है ना? चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुरुकुल
कांगड़ी जो है सम विश्वविद्यालय जिसे हम लोग बोलते हैं द्वारा आयोजित वेद विज्ञान संस्कृति महाकुंभ, ध्यान रखिएगा, वेद एवं विज्ञान संस्कृति महाकुंभ का उद्घाटन समारोह का मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया, किनके द्वारा किया गया है? ऑप्शन एक है द्रौपदी मुर्मू, दूसरा है जगदीश धनखड़, तीसरा है नरेंद्र मोदी, उपयुक्त में से कोई। पहले है राष्ट्रपति, दूसरे है उपराष्ट्रपति, तीसरे है प्रधानमंत्री भारत के। तो ऑप्शन बताने का प्रयास कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, जगदीश धनखड़ जी के द्वारा यह उद्घाटन किया गया। तो देखते हैं, उपराष्ट्रपति जो है जगदीश धनखड़, गुरुकुल जो कांगड़ी है सम विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित वेद और यह जो संस्कृत महाकुंभ उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि थे। यह कहाँ है? ध्यान रखिएगा, यह जो गुरुकुल कांगड़ी है आपको उत्तराखंड में है। उत्तराखंड का, उत्तराखंड या नाम आप सुने होंगे, जो हमारा जो राज्य है आपको यहाँ पर है उत्तराखंड। कश्मीर से लगता है, पंजाब से लगता है, उत्तर प्रदेश से लगता है और दिल्ली से सटा हुआ राज्य जिला है हिमाचल प्रदेश के जस्ट बगल में उत्तराखंड। ध्यान रखिएगा, यह गुरुकुल कांगड़ी द्वारा इस महाकुंभ का आयोजन स्वामी दयानंद सरस्वती के 200वीं जयंती और स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान के दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। तो सबसे पहले पीटी फैक्ट तो आपसे यहाँ भी पूछा जा सकता है, इस वर्ष स्वामी दयानंद सरस्वती का कौन सा जयंती मनाया जा रहा है? तो 200 जयंती मनाया जाए तो कुछ प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। श्री दयानंद सरस्वती की पुस्तक का नाम क्या है? इनके द्वारा आयोजन चलाए गए कथन बोला गया था। तो ये सब कथन आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, आपको बहुत जगह ये इस प्रकार के प्रश्न मिल जाएंगे। तो चलिए 11वां नंबर प्रश्न एक एक्स्ट्रा प्रश्न हो गया था जो इम्पोर्टेंट था, तो इसलिए मैं इसे शामिल कर लिया हूँ। पूरा तत्व है खगोल जो स्ट्रक्चर जो होते खोजते हैं पुरातत्वविद, ध्यान रखिएगा, आर्कोलॉजिस्ट, साइबेरिया में एक सुदूर क्षेत्र में विश्व के सबसे पुराने ज्ञात किले का पता लगाया है। कुछ ज्ञात किला है सबसे पुराना, यह निम्न में से किस नदी पर तट पर स्थित है? मेची नदी है, नील नदी है, पीली नदी है, अमन्या नदी है। सबसे पहले तो आप लोग कमेंट सेक्शन में यह बताइएगा मेची नदी कहाँ है, नील नदी कहाँ है, पीली नदी कहाँ है, अमान्या नदी कहाँ है? तो मुझे बताइएगा। तो सही उत्तर बताने का प्रयास कीजिएगा, कौन सा उत्तर सही है? तो ऑप्शन डी हो गया, अमान्या नदी के पास यह खोज की गई है। पुरातत्वविद जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनके द्वारा साइबेरिया के सुदूर क्षेत्र में विश्व के सबसे पुराने ज्ञात किले का पता लगाया गया। साक्ष्य स्थल से एकत्र जो भी प्राप्त किए गए हैं साक्ष्य के तौर पर स्थल से, वहां पर रेडियोधर्मी अर्थात C14 के से यह पता लगाया गया कि किले के निर्माण में लगभग 8000 साल पहले हुआ है, वर्ष पहले हुआ है। इसे दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात किला बताया जा रहा है। यह खोज प्रारंभिक मानव समाजों के बारे में पारंपरिक मान्यताओं की चुनौती देती है, जिससे पता चलता है कि शिकारियों के बीच जटिल रक्षा संरचनाएं पहले से ही मौजूद थी। अमान्या नदी गढ़वाली बस्ती, ध्यान रखिएगा, पश्चिमी साइबेरिया, साइबेरिया में अमान्या नदी के किनारे है और यह लगभग 20 बिखरे हुए पीट हाउस डिप्रेशन के साथ देखा गया, जो 2 खंडों में बजा, एक अमान्या फर्स्ट, अमान्या सेकेंड में विभाजित किया गया। ये विभाजन इसलिए किया गया ताकि खोज करने में आसानी हो। 2-3 चीजें यहाँ से आप निकाल सकते हैं एग्जाम ओरिएंट। पहला तो आप निकाल सकते हैं यहाँ पर कौन नदी के तट पर लाया गया, अमन्या नदी, गढ़वाली बस्ती, पश्चिमी साइबेरिया, ये आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। या कितने पुराने वर्ष से आपको यहाँ पर पुरातत्व साक्ष्य मिले हैं, इसमें किस माध्यम से इसको डेटिंग किया गया, तो कार्बन रेडियो कार्बन डेटिंग, तो इससे किया गया, इसी से साक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं। तो जल्दी फिर हम लोग कल भी मिलते हैं एमसीक्यू सीरीज के लिए, ध्यान रखिएगा। पीटी इनसाइट आपको 5 दिसंबर तक अपडेट हो जाएगा। तो जो लोग परचेज करना चाहते हैं मात्र 199 रुपये में पीटी इनसाइट दिया जाता है। टॉप जो 50 क्वेश्चन होते हैं उसको आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया जाता है, बाईलैंग्वेज। तो मात्र 199 रुपये में आपको वो परचेज करना है। 1 साल का आपको हर मंथ आपको 12 मंथ आपको दिया जाएगा, तो आप इससे पीटी फैक्ट भी चीजें कवर कर सकते हैं। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।